नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखना बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है एक अनदेखा अनचाहा सा बॉन्ड। सबके साथ बना लेते हैं? नहीं, सबके साथ नहीं बनता। फिर बता दे रहा हूँ, ये सबके साथ नहीं बनता। ये सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनता है। ठीक है, लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड when hydrogen bond is formed when हाँ भैया formed FORMED hydrogen bond is formed when a hydrogen atom find itself between two highly electronegative atoms, such as fluorine, oxygen and nitrogen. Two highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen and nitrogen. फ्लोरीन के साथ नहीं होता, बहुत ही स्लाइटली होता है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग, किसने बोला ये? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे यार मैंने भी एटम लिख दिया इसके चक्कर में। ध्यान करें। टाइप्स ऑफ, इसे हम H बॉन्ड भी बोलते हैं। कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग की जगह पे H बॉन्ड लिखा होगा, तो समझ लेना ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, H bond. There are two types of H bond. Yes sir. First. पहला है intermolecular H bond, पहला हो गया। दूसरा है intramolecular H। एक होगा इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल का मैच देखा है? हाँ। क्या होता है इंटरनेशनल? विदेशी टीम आपके देश, हाँ, बिटवीन कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री आपस में जब मैच खेलते हैं उसे इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल और इंट्रा एक ही कंट्री के अंदर। इंट्रा का मतलब विद इन द कंट्री। तो जैसे इंटर मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इंटरनेशनल और इंडिया। इंटरनेशनल का मतलब नेशन के अंदर वाली, जो अंडर स्टेट की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट आपस में, जैसे गुजरात यूपी वाले के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेंगे इसे। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड लिखेंगे। H बॉन्ड formed between two different molecules of same or different compound. Two different molecules of same or different compound.
एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ, जैसे कि HF, H2O, NH2, ये सबसे इसके बेस्ट एग्जाम्पल। और सबसे एक एक करके हम सबके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HF के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो होता क्या है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसके साथ जुड़ा है बेटा? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे एक और फ्लोरीन किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे एक और फ्लोरीन किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन। ऐसे फ्लोरीन किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन। फिर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ। अक्सर होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो चूंकि आपको ये बात अच्छे से पता है, कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सुनो। यस सर। अच्छा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आने की वजह से डेल्टा नेगेटिव, तो क्या इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव? हर एक एटम अपने ऊपर आए हुए चार्ज को खत्म करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव से। नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है? तो जरा इधर बताओ, इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा होगा? डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। मैंने अभी अभी लिखवाया है कि जब हाइड्रोजन अपने आप को दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाता है तब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में दिख रहा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ देखना ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी पॉजिटिव वाले को ढूंढ रहा है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी नेगेटिव वाले को ढूंढ रहा है। इस तरीके से ये वाला फ्लोरीन किसी दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ, इस वाले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन किसी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक अनचाहा अनदेखा बॉन्ड बनाता है और ये भूल जाता है कि अगर मैं इधर बॉन्ड बना रहा हूं तो मेरा वाला भी कहीं और बॉन्ड बना रहा होगा। तो सर फिर वो क्या करेगा? सब क्या? तो ये किसी और से, ये किसी और से, और इधर बताओ ये इसके साथ तो इसका वाला इसके साथ। इस तरीके से भाई ये दुनिया कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। बदतमीज हो गई है। कुछ ज्यादा ही पर्सनल लेके। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन। इसमें एक मॉलिक्यूल का देखो, ये एक मॉलिक्यूल सेम एटम का सेम कंपाउंड है, कंपाउंड HF है, उसका ये एक मॉलिक्यूल है और ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है ना? ये किस में हो गया? HF में। सिमिलरली हम किसकी बात करेंगे? H2O की बात करेंगे। तो जरा इधर देखो बेटा, ध्यान देना, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है दो, है ना, और दो हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। सबको पता है इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज इधर आपको दिख रहा है। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव दिखा दिया। ठीक है, इधर देखो, ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर है, दो हाइड्रोजन इधर दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया, इसके दो हाइड्रोजन मैंने दिखा दिए और दो लोन पेयर दिखा दिए। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से सुनो, मैं एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और एक लोन पेयर। अच्छा, इसको सिंपल कर देता हूँ, तो आप में हो सकता है कोई कॉपी में बना ना सके, इसलिए मैं इसको सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। कैसे? ऐसे ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ठीक है ना? फिर ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। मैं इसको सिंपल कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, है ना? तो इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा? डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसके साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसके साथ जुड़ेगा, तो इस तरीके से जुड़ा। अब जैसे ये वाला ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है कि भूल गया कि इसका दो हाइड्रोजन किसी और के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ये दुनिया का रीत रिवाज है। सही बात। भावनाओं में मत बहना।
ठीक है, तो अब जरा देखो, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। क्या ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और H2O ही कंपाउंड का एक दूसरा मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या किसी ने कभी सोचा है कि आखिर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? बेसिक सा क्वेश्चन, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा। क्यों होती है आइस की डेंसिटी, आखिर क्यों कम होती है? सर ये तो सोचा ही नहीं। इससे नहीं सोचा, अब आप सोचते हैं। जरा देखो, जैसे ये बॉटल है ना, इस बॉटल को फ्रिज में रखूंगा तो इस बॉटल में इतना पानी है, तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा बड़ा हुआ मिलेगा, मैंने छोटा सा यहाँ पे एक ऐसे साइन बना दिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो आपको पता है जब लिक्विड से कोई चीज सॉलिड में आता है तो एक दूसरे मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, और अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसका लेवल यहाँ पे कहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में आप इसको फ्रिज में रखोगे तो आपको लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ा या नहीं? नॉर्मली जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम डाउन होता है, लेकिन यहाँ वाटर के केस में जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्र रखो। तो अब इसको कैसे समझा सकता हूँ मैं बहुत ही प्यार से। मान लो ये बुक है, इस बुक को मैंने, अब देखो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसका शेप बेंट शेप होता है, सिखाया गया था। वाटर का शेप क्या होता है? बेंट शेप। तो ये है आपका बेंट शेप या वी शेप, यही तो होता है। इसी के ऊपर मैं कोई दूसरा बुक रखने की कोशिश करूं जिसका शेप कौन सा है? बेंट शेप या वी शेप है, तो क्या इसके ऊपर बड़े आराम से इसे रख सकता हूं? तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हैं तो उनके बीच में गैप बहुत कम दिख रहा है, लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, है ना? लेकिन जरा सोचो, अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आप कहोगे, इधर ना बेटा, इस मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ो जरा, ठीक है, ये है आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही कोई एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब मैं इसके ऊपर ला करके रखने की कोशिश करूंगा, अब क्या बताओ, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा या नहीं? अब अगर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम या ज्यादा? कम हो जाएगी। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में है, H2O जब तक लिक्विड फॉर्म में है तब तक वो किस शेप में होता है बेटा? वी शेप में होता है या बेंट शेप में होता है ना? लेकिन जैसे यही H2O को मैंने सॉलिड बना दिया तो ये क्या बन जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है, और टेट्राहेड्रल का स्पेस बेंट से ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे स्पेस इन टेट्राहेड्रल। सर फिर उसके ऊपर वाला भी वैसे ही शेप बना, हाँ, इज ग्रेटर देन स्पेस इन बेंट शेप। अच्छा, बेंट में अगर स्पेस कम है, टेट्राहेड्रल में स्पेस ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई H2O या आइस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई लिक्विड वाटर। क्या यही होगा? और अगर वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है, और सॉरी आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर का वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो बताओ, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और आप सबको पता है, आप सबको पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है? जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। तो आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। फिर से एक बार सवाल पूछ रहा हूँ, आइस वाटर में फ्लोट क्यों करता है? आप बोलेंगे आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन है कि आइस की डेंसिटी क्यों कम होती है जबकि अमाउंट तो उतना ही था, अमाउंट उतना ही था, तो डेंसिटी कैसे कम हो गई? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? जब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब आइस में कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लिया। और जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, पहले तो बेंट शेप था, अभी क्या हो गया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से आइस का वॉल्यूम वाटर से ज्यादा हो गया, और वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो गया, और ये रीजन है कि आइस हमेशा वाटर पे फ्लोट करता है। ये अंदर की बात है।
क्लियर हो गई? तो कोई भी आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करती है, उसका डीप नॉलेज आपको मिल गया। सबसे पहले क्या होता है, आइस वाटर में क्यों फ्लोट करती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप बड़े आराम से आंसर दोगे, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर फॉर सेम अमाउंट। ठीक है। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाई द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइस इज मोर देन वाटर, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज इन आइस देयर आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इन वाटर देयर आर बेंट शेप एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज मोर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बेंट शेप। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये तो वाटर का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इसको नोट करेंगे। फिर हमारा अमोनिया बचा हुआ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये सिर्फ वाटर में होता है, अरे ऊपर रख देना। NH3 में देखो नाइट्रोजन के पास बेटा कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, और एक लोन पेयर। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, इस हाइड्रोजन के पास भी डेल्टा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव, और इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव, और इसकी वजह से इसके पास डेल्टा नेगेटिव। अब मान लो एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और उसके भी 3 हाइड्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसके भी 3 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से एक नाइट्रोजन यहाँ पर है और इसके भी 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। सेम यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जिसके 3 हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन अगर किसी का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका वाला हाइड्रोजन भी किसी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक बना रहा है, बाकी क्यों नहीं बनाएंगे? ये कर रहा है, मैं भी करूंगा। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन वाले? 1 2 3 4। तो NH3 के एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये था इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। एक और बात, अब आप सोच रहे हो सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज बेहतरीन यूज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वेपराइजेशन पता करने के लिए, वोलेटिलिटी पता करने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट पता करने के लिए। अब आप सोचोगे इसका एक मतलब बता दो। वेपर बनने का मतलब क्या? कोई भी लिक्विड आसानी से भाप बन जाए, वही तो वेपर है। सवाल यह है कि कोई भी लिक्विड आसानी से गैस में कब जाएगा? जब उस लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत लूजली बॉन्डेड होंगे तो आराम से चला जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ लेते हैं। मान लो इस पूरी क्लासरूम में सब लोग ऐसे मस्त आराम से एक एक करके बैठे हो, तो हम इसे लिक्विड स्टेट मान सकते हैं, क्योंकि आप कहीं इधर उधर ज्यादा नहीं जा रहे हो। आप क्लास से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी सीट पे जा सकते हो, लेकिन क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं लेनर को उठाऊं और ऐसे क्लास से बाहर फेंक दूं तो गैस बन जाएगी, आइसोलेट हो गई ना, तो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? गैस। तो आसान रहेगा। देखो और एक और बात, किसी को उठा करके ऐसे फेंकना यानी किसी लिक्विड को गैस में बदलना 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो लेनर कितनी भारी है, मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बहुत मुश्किल होगा इसे उठा पाना। और दूसरी बात, क्या लीनर को एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठी हुई है? अगर ऐसा हो तो क्या? सोनम के साथ जाएगी। मान लो लीनर ने सोनम का हाथ पकड़ा, सोनम ने निधि का हाथ पकड़ा, निधि पीछे प्रथम का हाथ पकड़े, प्रथम तुम्हारा हाथ पकड़े, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हुए। ठीक है। अब मैं लीनर को उठा करके फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होगा? मुझे पूरी क्लास को उठा के फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही तो है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो क्या एक मॉलिक्यूल को उठाऊंगा तो क्या मुझे सबको उठाना पड़ेगा? तो क्या आसानी से वो लिक्विड गैस में बदलेगा? क्या बहुत मुश्किल होगा। यही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही है एकता। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, इसे वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपराइजेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज। वेपराइजेशन को ही दूसरे शब्दों में वोलाटिलिटी बोलते हैं। कोई भी लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड है, इसका मतलब आसानी से इवेपोरेट हो रहा है। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल को ले आओ अपने हाथ पे रखो थोड़ी देर के लिए, सैनिटाइजर थोड़ी देर के लिए, तो ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब थोड़ी देर में अपने आप ही वो इवेपोरेट हो जाए। तो अगर वो अपने आप इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो कौन रोक रहा होगा? उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स रोक रहा होगा, या तो उनका मॉलिक्यूलर मास रोक रहा होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखेंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये नोट कर लो पहले, फिर जाइए नहीं ये
डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? बताओ वेपराइजेशन क्या होगा बेटा? इंट्रा होगा ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? वेपराइजेशन डिक्रीज करेगा। अभी तो बताया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो आराम से इवेपरेट हो पाओगे क्या? नहीं। वेपराइजेशन को वोलाटिलिटी बोलते हैं। वोलाटिलिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और याद रखो, जो जितना मुश्किल से वोलाटाइल होगा उतना ही मुश्किल से बॉयल होगा। बॉयल करने का मतलब क्या होगा? गर्म कर रहे हो, बॉयल हो रहा है यानी कि इवेपरेट हो रहा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डाउन द एरो क्या बोल रहा है? डिक्रीज। और अप द एरो क्या होता है? इंक्रीज। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपराइजेशन को क्या किया बेटा? डिक्रीज किया। और इसकी वजह से वोलाटिलिटी डिक्रीज हुई, और वोलाटिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब हेडिंग डालेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। इसमें मॉलिक्यूल वही रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई दो एटम है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक कॉलोनी है, एक ही कॉलोनी है, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में था, तो मेरी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 60 स्टूडेंट में से सिर्फ 12 लड़कियां थी। तो कंपटीशन बहुत भयंकर। तो इसलिए अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कंपटीशन के साथ फाइट करो, या तो आईटी डिपार्टमेंट में जिसमें लड़कों के लिए कंपटीशन ज्यादा होती है उधर चले जाओ। तो दो टाइप का होता है। अभी हुआ क्या कि अगर मेरा बॉन्ड मेरे ही ब्रांच के किसी लड़की के साथ बनता तो वो इंटर या इंट्रा? इंट्रा। और मैं आईटी डिपार्टमेंट के इंटर। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई दो एटम अगर आपस में एच बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, इंटर में बनाया था, इंटर में बनाया था। ज्यादा पर्सनल ना हो। हेडिंग डालेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लिखें। ज्यादा बोल रहे, दुखती न इस पे। कोई बात नहीं, सब बात हाँ, बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे। अभी बताओ, पहले रुको। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखेंगे it is formed when hydrogen atom is in between. It is formed when hydrogen atom is in between two electronegative atom. कौन कौन सा होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Two electronegative atoms present within the same molecule. Present within the same molecule. एग्जाम्पल इसका देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई बात नहीं। इसे हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। में को ये देखो, क्या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा? तो ये एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्या इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर? ये है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन।
अब इसी को हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यही लीनर यही लीनर, इसे उठा के बाहर फेंकना है, लेकिन इस बार ये सोनम का हाथ पकड़ने के बजाय अपना ही हाथ पकड़ के बैठा तो क्या आसान हो जाएगा उठाना, है ना। पहले अब देखो उठाना कितना मुश्किल होता है। अगर आपको कोई उठा रहा तो आप बस ऐसे लेट जाओ ऐसे, है ना, अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आप वेटेड हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़ करके आपने सरफेस एरिया को कम कर लिया तो बहुत ही आराम से निकल जाओगे, उठा बहुत आराम रहेगा उठाने में, है ना। मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसने जब अपना खुद का हाथ पकड़ करके अपने आप को और सिमेट लिया, यानी कि अब मुझे उठाना आसान हो गया। इसने अपने सरफेस एरिया को क्या कर लिया, कम कर लिया। अगर इसने सरफेस एरिया को कम कर लिया तो अब इवेपोरेट होना आसान हो जाएगा। अब सर बोलेंगे सर अब तो बेटा फंस गई। गेट खोल लूं? नहीं, गेट तो आवाज बाहर जाएगी, ठीक। ऐसे चला थोड़ी देर, 5 मिनट और, ठीक है। आप बताओ, क्या मुझे लगा खिड़की खोलो यहाँ से। इसे फेंकने की सब करो, खूब फेंक देंगे, उससे फेंक देंगे खिड़की से। लेकिन जरा सुनो, जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से क्या आराम से इवेपोरेट हो जाएगी। अब बताओ, इस बार वेपराइजेशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, और वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे। लिख देंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर पहले लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसमें सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, इसमें सरफेस एरिया बढ़ रहा है क्योंकि एक दूसरे को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं ना, तो सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया डिक्रीज करने की वजह से वेपोराइजेशन क्या करेगा, डिक्रीज। अच्छा, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी भी आपका क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, यही ना। अच्छा, क्या बेटा, वेपराइजेशन, सॉरी गलती कर दिया। सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपराइजेशन इंक्रीज कर गया, वोलेटिलिटी भी इंक्रीज कर गई, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज। ठीक है ना। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन करके, एक लास्ट क्वेश्चन करके आज का लेक्चर खत्म करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, लिख रहे हैं। रुको यार, क्या है यार, उसको बोल रही हूँ मैं। करीब आदमी सब यही बोलते हैं, जो छुपे रुस्तम होते हैं ना। क्वेश्चन लिखेंगे, टॉपिक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। which have higher volatility, which have higher volatility and which have higher volatility and higher boiling point, which have higher volatility and higher boiling point। तो सबसे पहले इन दोनों मॉलिक्यूल को बना लूं, तो क्या आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बना लिया ऑलरेडी, हायर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे अगर अजीब अजीब से नाम आ जाए तो अभी समझाऊंगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम है। अभी मैं आपको बता दूं, ये बेसिक क्वेश्चंस होता है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बाकी सब में मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके।
तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो ऑलरेडी आपने बता दिया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जल्दी बताओ, इंट्रामोलिकुलर या इंटर? तो आपने कहा कि सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ONP में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, यही ना? और इसकी वजह से बताओ वेपराइजेशन वोलेटिलिटी क्या होगी? वोलेटिलिटी आपने कहा हायर हो गई, ये ना? और बॉइलिंग पॉइंट आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजेस। आपने कहा लोअर हो गया, यही ना? हायर और लोअर पूछा था। ठीक है, दूसरा क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल। आओ पैरानाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये पैरानाइट्रोफिनॉल का ऑक्सीजन H, यहाँ पे NO2। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उस पहले वाले में भी गोला बनेगा? कौन है पहले वाले में गोला? ऑलरेडी 3 बॉन्ड दिखाया हूँ, तो गोला बनाने की आपको जरूरत है? भाई इधर देखो, ये 2 मॉलिक्यूल है ना? ये 2 मॉलिक्यूल है। इस दोनों मॉलिक्यूल में अगर मैं इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाऊं, क्या इंट्रामोलिकुलर या इंटर? इंटर। ये है इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के, और यहाँ पे 2 अलग अलग। ये क्या हो गया? इंटर। ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। अब आप बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का या ऑर्थो का? पैरा वाले का। ठीक है, तो आप इसमें कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? लोअर होगी, एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव हायर वोलेटिलिटी देन पैरानाइट्रोफिनॉल, तो क्या आंसर क्या होगा? इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, बट इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।